बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर डिस्कस किया था, आपको बताया था इसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। एक बार दोबारा से मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है ताकि मैं आपको रिकॉल करवा सकूँ कि ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें चीज़ें टूटती हैं और बनती हैं। जो टूटने वाली चीज़ है वो ग्लूकोज है। ऑक्सीडेशन करके ग्लूकोज को तोड़ेंगे और जो बनने वाली चीज़ें वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी के, जो कि एनर्जी होती है। ये काम ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। जब ये हम ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की कर देते हैं तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? ये तो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने इसको 4 फेसेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये काम एक ही टाइम में होता है, लेकिन हमने जस्ट अपनी आसानी के लिए, स्टूडेंट की ईज के लिए इसको 4 फेसेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे जो पहला फेस है वो है ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड जो फेस होगा वो एसिटाइलेशन ऑफ पायरूवेट है। तीसरा जो फेस है वो क्रेब्स साइकिल है। और जो चौथा फेस है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस को टच करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी इन 3 लेक्चर्स के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बात अच्छे से समझ आए। तो आओ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाना ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी नहीं है क्योंकि वर्ड से पता चल रहा है। और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब ग्लूकोज आपके पास होगा। अंडरस्टूड बात है? जब ग्लूकोज ही नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ से होगी, टूटेगा क्या? अब ये कहता है कि आपने याद रखना है, ये जो पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस का हम प्रोसेस पढ़ेंगे, इसमें 10-11 जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे काम सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। देखो, आपसे जब भी कहा जाता है ना कि ये फला काम, जैसे मैंने कहा था कि जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एंजाइम्स, जो प्रोटीन होती हैं वो सारी थाइलाकॉइड में होती हैं। मैंने कहा था जो डार्क रिएक्शन है वो सारा का सारा स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड पोर्शन में। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए जो एंजाइम्स, जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होती हैं वो स्ट्रोमा में होती हैं। इसी तरह से जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस का सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, तो आपका एक सवाल होगा ना कि सर क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को तोड़ने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए जो प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स, जो आयन, जितनी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सारी साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती तो ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता। अगर ये चीजें राइबोसोम्स में मौजूद होती तो ये काम राइबोसोम्स में होता। लेकिन ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म में होता है। आपने याद रखना है, ये आपकी पीएमसी की टेस्ट में आता है। जब हम ग्लाइकोलाइसिस करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि हमारे पास 10 मॉलिक्यूल एटीपी के प्रोड्यूस होंगे सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में। हमने पढ़ा हुआ है ना कि हम टोटल जो है आपको 36 या 38 या फिर 40 इतने मॉलिक्यूल एटीपी के बना के दिखाएंगे इन चारों प्रोसेस को गुजरने के बाद, इन चारों प्रोसेस को पढ़ने के बाद, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस वाले फेज के अंदर आपको कितने मॉलिक्यूल एटीपी के मिलेंगे? 10। और ये हम जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो आप लोग देख लेना 10 मिलते हैं या नहीं मिलते। अब इसमें जो 4 एटीपी के मॉलिक्यूल हैं वो डायरेक्ट वे में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एज अ एटीपी की फॉर्म में ही प्रोड्यूस होते हैं। और जो 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी के वो इनडायरेक्ट वे में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि NADH+H बनेंगे। और आप सब लोगों को पता है कि एक मॉलिक्यूल NADH+H का एक मॉलिक्यूल 3 एटीपी के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये इसका NADH+H का एक मॉलिक्यूल 3 एटीपी के बराबर एनर्जी देता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल ये बनेंगे 2, और आप 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 कितना होता है? 2 3 6 होता है। तो 2 3 6, तो टोटल 6 एटीपी NADH से बनेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं कहलाते, ये इनडायरेक्ट कहलाते हैं। अब 4 और 6 ये टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। और जो ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट होगी, जो लास्ट वाली प्रोडक्ट होगी, वो पायरुविक एसिड होगी। अब ये 6 बातें आपने जहन में रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा। पूरे ग्लाइकोलाइसिस वाले फेस में आपको सिर्फ 10 एटीपी मिलेंगे, बाकी जो एटीपी हैं वो बाकी दूसरे फेसेस में मिलेंगे। 4 एटीपी बनते हैं डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट एटीपी की फॉर्म में। 6 एटीपी बनते हैं इनडायरेक्ट, यानी कि NADH+H की फॉर्म में। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दे दिया।
और जो ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट है उसको पायरुविक एसिड कहा जाता है। ये भी हमने देखना, और ये बेटा कई बार आपकी पीएमसी की टेस्ट में आ चुका है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो लास्ट प्रोडक्ट होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पायरुविक एसिड कहा जाता है। बाकी ये जो नोट में बात लिखी हुई है इस लेक्चर को सुनने के बाद ही आपको मैं समझा सकता हूँ, उससे पहले नहीं। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं पूरे के पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपको आज इस तरह से समझाऊं कि इंशाल्लाह आपको कहीं और जाके इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ये मैं पूरे जो है वो स्टैंडर्ड वाले टॉपिक, स्टैंडर्ड वाले जो लेक्चर होते हैं उनके हिसाब से समझा रहा हूँ। कुछ बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, कुछ बातें मैंने अपनी तरफ से ऐड की हैं, ताकि अभी भी आपको किस्सा समझ आ जाए। आगे यूनिवर्सिटी के अंदर ये टॉपिक आपकी कभी जान नहीं छोड़ेगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो मैं आपको ये अभी से ये समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। बेटा देखो ये सारा का सारा सेल का साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चलना है। और मैंने कहा था ग्लाइकोलाइसिस तब होगी जब ग्लूकोज आपके पास मौजूद होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज जो है वो मौजूद है। आप सब लोगों को पता है कि ग्लूकोज के पास टोटल 6 कार्बन होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, और छठे कार्बन पे ये फ्री चेन जो है वो इसकी मौजूद होती है, एक ही इसके अंदर फ्री चेन होती है। भाई हम ग्लूकोज को तोड़ने लगे हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने लगे हैं। तो जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो आपको पता है कि बेटा ग्लूकोज एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। हम इसको तोड़ के इससे एटीपी तो हासिल करेंगे, 30-40 मॉलिक्यूल एटीपी की हम इससे लेंगे, लेकिन शुरुआत के अंदर हम इससे एटीपी इसको देंगे ताकि पहले हम इसको थोड़ा सा अनस्टेबल बनाएं, क्योंकि ग्लूकोज एक बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा मजबूत मॉलिक्यूल है। तो इसको तोड़ने के लिए पहले हमें एटीपी खर्च करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपने एटीपी निकाल लेंगे। जिस तरह से आप कोई बिजनेस करते हो तो पहले आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, फिर आप कमाना शुरू कर देते हो। तो सेम इसी तरीके से ग्लूकोज को तोड़ने के लिए पहले एटीपी खर्च करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से मैंने इसको एक मॉलिक्यूल एटीपी का दिया। अब इस एटीपी के अंदर जो फास्फेट बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी लगी हुई होती है, मैंने एटीपी का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया हुआ है, तो वो जो फास्फेट बॉन्ड वाली एनर्जी है वो जाके ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे लग जाएगी, और इस तरह से नया जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इस एटीपी से आपने जो एनर्जी वाला फॉस्फेट निकाला वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे जाके लगा। इस तरह से नया मॉलिक्यूल बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 6 पे जो है वो फास्फेट बॉन्ड जाके लगा है। अब आप कहेंगे सर 5 पे नहीं लगा, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे क्यों नहीं लगा? क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में कहा जो फ्री चेन थी वो किसके पास थी, कार्बन नंबर 6 के पास, तो वो जाके फ्री चेन पे ही लगेगा, वो जाके फ्री चेन पे लग गया। लेकिन आप इस लाइन को देखें, ये लाइन मैंने रेड कलर से शो की है। अब आपने याद रखना है, मैं जहां भी जिस भी लाइन को रेड कलर से शो करूंगा समझ जाना कि वहां पे एनर्जी स्टोर होगी। तो एटीपी से आपने जो एनर्जी ली है वो इस बॉन्ड के अंदर स्टोर है, इस फास्फेट वाले बॉन्ड के साथ जो कि कार्बन नंबर 6 के साथ जुड़ा हुआ है। ये एनर्जी हम किसी भी टाइम इससे ले सकते हैं और अपने किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। हमने एक मॉलिक्यूल एटीपी का खर्च किया। देखिए शुरू में हम खर्च कर रहे हैं, फिर हम इससे निकालेंगे, बाकायदा 40 मॉलिक्यूल निकालेंगे, देखना आप, अभी तो हम खर्च कर रहे हैं। अच्छा, ये जो रिएक्शन हुआ इसके लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड था जिसका नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। अब ये जो एंजाइम है ये आप लोगों की बुक के अंदर नहीं लिखे हुए, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में जाएंगे तो आपको हर एक एंजाइम पढ़ाया जाएगा। तो आपकी मर्जी है आप ये एंजाइम याद रखें या ना रखें, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ताकि ये लेक्चर मुझे यूनिवर्सिटी लेवल वाले स्टूडेंट्स को भी उनके लिए भी ये लेक्चर कामयाब हो जाए, उनको भी ये काम आ जाए। तो हमने ग्लूकोज 6 को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फास्फेट में, एक मॉलिक्यूल एटीपी का हमने खर्च किया और ये काम करवाया हेक्सोकाइनेज ने। पीछे क्या बच गया, एडीपी, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होगा जो कि आगे एटीपी बनाने में काम आएगा, देख लेना। चलो भाई, ग्लूकोज 6 फास्फेट को हमने फिर दोबारा से तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि जब मैंने इसको दोबारा से तोड़ने की कोशिश की फिर भी ये नहीं टूटा। भाई इससे मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं टूटे? इसने कहा मैं अभी भी स्टेबल हूँ, मैं अभी भी मजबूत हूँ। तो मैंने कहा भाई आपको क्या चाहिए? इसने कहा एक और मॉलिक्यूल एटीपी का चाहिए। तो मैंने कहा हम आपको एक मॉलिक्यूल एटीपी का देते हैं, आप टूट जाओ। जब मैं इसको एक मॉलिक्यूल एटीपी का देने लगा तो ये मुझसे ले नहीं रहा था। भाई इससे पूछा गया कि आप क्यों नहीं ले रहे? तो इसने कहा कि भाई मेरे अंदर एक ही फ्री चेन थी। ग्लूकोज ने कहा मेरे पास एक ही फ्री चेन थी जिस पे आपने ऑलरेडी फास्फेट लगा दिया है। अब मेरे पास दूसरी फ्री चेन नहीं है कि मैं आपके एटीपी का दूसरा फास्फेट अपने पास लगा सकूं।
तो हमने कहा कि भाई अब क्या किया जाए, तो हमने कहा कि क्यों ना हम ग्लूकोज 6 फास्फेट को चेंज कर दें उसके आइसोमर के अंदर जिसका नाम फ्रक्टोज 6 फास्फेट है। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों ही मोनोसेक्राइड हैं और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर पता है ना किसे कहा जाता है, वो जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूल्स की अमाउंट एक ही जितनी हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो। कैसे स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है ग्लूकोज का फ्रक्टोज से? फ्रक्टोज के पास देखो 2 फ्री चेन होती हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक और फ्री चेन फ्रक्टोज 6 फास्फेट में आपको दिखाई है, जबकि ग्लूकोज में सिर्फ एक फ्री चेन थी। तो बच्चों से पूछा जाता है कि हमने ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट क्यों किया, तो बच्चों के पास जवाब नहीं होता। अभी आपके पास जवाब आ गया कि सर ग्लूकोज 6 फास्फेट को तोड़ने के लिए हमें एटीपी देनी थी। अब एटीपी का जो फास्फेट था उसके लगने के लिए इसके पास ग्लूकोज के पास फ्री चेन नहीं थी, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ताकि उसके पास एक दो फ्री चेन होती हैं। एक पे तो ऑलरेडी फास्फेट लगा हुआ है, एनर्जी वाला आप देख सकते हैं। दूसरी फ्री चेन ये, अब अगर हम इसको एटीपी का मॉलिक्यूल देंगे तो वो जाके मजे के साथ पहली चेन के साथ लग सकता है। क्लियर? तो इसलिए हमने ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया। ये काम एक एंजाइम ने करवाया, उस एंजाइम का नाम है आइसोमेरेज। आप याद रखें ना रखें आप लोगों की मर्जी है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को ये बात जरूर काम आती है। अच्छा, अब हमने इसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ये भी 6 कार्बन का है, आप कार्बन देख सकते हैं, और इसमें 2 फ्री चेन होती हैं, एक 6 पे एक 1 पे। 6 पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है, बाकी 1 वाला खाली है। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट को जब हम तोड़ने लगेंगे तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है भाई, इसको तोड़ने के लिए दोबारा से एटीपी खर्च करना पड़ेगा। एक ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा अभी खर्च करने लगे हैं। तो जब मैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट को एटीपी दूंगा तो इसका जो फास्फेट है वो कार्बन नंबर 1 पे जाके लग जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये लाल कलर का है, मतलब इसके अंदर एनर्जी है। ये एनर्जी में से किसी भी वक्त ले सकता हूँ, ये ज़हन में रखना। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसको फास्फेट दे दिया, वो कार्बन नंबर 1 पे लग गया। तो जब मैंने इसको फास्फेट दिया तो नया मॉलिक्यूल क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। मैं 1,6 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1 पे भी फॉस्फेट है, 6 पे भी फॉस्फेट है। बाय क्यों कह रहा हूं? टोटल 2 फॉस्फेट है। तो इसलिए जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर? और एटीपी का जो फॉस्फेट था एनर्जी वाला, वो कार्बन नंबर 1 पे लगेगा और यहाँ से ये एडीपी जो है वो बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट है, अब हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और अब ये टूट जाएगा। देखो ग्लूकोज नहीं टूटा था, ग्लूकोज 6 फास्फेट नहीं टूटा था, क्योंकि ये स्टेबल मॉलिक्यूल थे ना, ये बहुत ज्यादा जो है पावरफुल मॉलिक्यूल थे। तो पहले हमने इनको लालच दी, पहले हमने इनके ऊपर एटीपी खर्च किए। तो आप मुझे बताएं कि अब तक हमने कितने एटीपी खर्च किए हैं? अब तक हमने 2 एटीपी क्या किए हैं? खर्च किए थे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट है, जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसको हम तोड़ेंगे। अच्छा, ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट को हमने फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट किया, इसके लिए जो एंजाइम लगा वो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज था। क्लियर? अच्छा, अब फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट को जब हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। ये टूटेगा 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के अंदर। एक का नाम है ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट। इसको 3 फास्फेट इसलिए कह रहा हूं कि तीसरे फास्फेट पे, तीसरे कार्बन पे फास्फेट लगा हुआ है, ये एनर्जी वाला, क्योंकि यहाँ पे ये लाल लाइन है। डाईहाइड्रोऑक्सीएसीटन फास्फेट, ये दूसरा 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। इसके कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है? ये एनर्जी वाला फास्फेट लगा हुआ है। यहां तक बात समझ आ गई? फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट को हमने तोड़ दिया 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के अंदर, और ये वो स्टेज है जहां पे ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज को जब हमने तोड़ा तो क्या वहीं पे ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हुई थी? नहीं। ग्लूकोज 6 फास्फेट से स्टार्ट हुई थी? नहीं। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से स्टार्ट हुई थी? नहीं। कहां से? फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट से जो है वो ग्लाइकोलाइसिस क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे तो आपका मॉलिक्यूल टूटा है, एक टूटा है ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर, दूसरा टूटा है डाईहाइड्रोऑक्सीएसीटन फॉस्फेट के अंदर। इसमें कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट लगा हुआ है एनर्जी वाला, और ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है। ये काम जिस एंजाइम ने करवाया उसका नाम क्या है? एल्डोलेस। ये आप याद रखें या ना रखें आप लोगों की मर्जी है। उम्मीद है कि ये स्लाइड के अंदर जितने भी ये 4 रिएक्शन लिखे हुए हैं ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि यहाँ पे आपने एनर्जी खर्च की है या आपने एनर्जी यहाँ से ऑब्टेंड की है? मुझे सिर्फ इतना बताएं।
आपने खर्च की है ना, एनर्जी को आपने इन्वेस्ट किया है, तो क्या मैं इस तक के, यहाँ तक के जो रिएक्शन हुए हैं इनको ये कह सकता हूँ कि ये प्रीपरेटरी फेज था, हमने ग्लूकोज को तोड़ने की तैयारी की, तो जाहिर सी बात है तैयारी की। या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज था, क्योंकि हमने सिर्फ एनर्जी इन्वेस्ट ही की है, अब तक हमने एनर्जी निकाली नहीं है। और कितने मॉलिक्यूल इन्वेस्ट किए हैं? 2 मॉलिक्यूल, ये जहन में रखना, एक यहाँ पे किया है, दूसरा यहाँ पे किया है, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। अब इसके अंदर एक और चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा आपसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ है। इसी तरह से ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटन, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं बेटा? आइसोमर हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो मुख्तलिफ होता है, ये आपने याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, बजाय जो काम इस डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटन फास्फेट के साथ होगा, वही काम ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट के साथ होगा। तो बेहतर ये नहीं है कि हम डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटन को कन्वर्ट कर दें किसके अंदर? ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर, और इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेके चलें, तो ये ज्यादा आसान रहेगा। फिर जो भी चीज हम बनाएंगे 2 बनाएंगे, जो भी चीज हम लगाएंगे 2-2 लगाते जाएंगे। क्लियर? तो अब हम ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट को आगे लेके चलेंगे। तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटन फास्फेट कहाँ गया? तो बेटा ये ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट का आइसोमर था, तो मैंने इसको कन्वर्ट करके ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट ही कर दिया। तो अब ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट के कितने मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास? 2 मॉलिक्यूल, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट जो कि 3 कार्बन के, ये 2m का मतलब क्या है? 2 मॉलिक्यूल। अभी मैं इसके कितने मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूँ? 2 मॉलिक्यूल। तो अब जो भी चीज बनेगी वो 2 बनेगी, जो भी चीज निकलेगी वो 2 बनेगी, जो भी चीज ऐड होगी वो 2-2 होगी, क्योंकि हम मॉलिक्यूल कितने लेके चल रहे हैं? 2-2 लेके चल रहे हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। अब ये जो ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, मैं इसके साथ क्या करूंगा कि यहां से मुझे 2 NADH+ के मॉलिक्यूल मिलेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट वे में टोटल 6 ATP के मॉलिक्यूल, क्योंकि एक NADH 3 ATP के बराबर होता है, तो 2 बने, 2 3 6, तो 6 इनडायरेक्ट ATP के मॉलिक्यूल बने। मैंने ऐसा क्या किया? तो समझें इस बात को, ये रिएक्शन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है जो बच्चों के लिए बड़ी परेशानी क्रिएट करता है। आई मीन आप अभी भी यूट्यूब लेक्चर देखें ना, तो ये रिएक्शन आपको बहुत कम समझ आएगा, लेकिन अब समझना भाई, ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की मैंने करवाई है डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, यहाँ से मैंने प्रोटॉन को बाहर निकाला है। ये देखें, ये बाहर निकला हुआ है, प्रोटॉन बाहर निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ। दिस इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोजिनेशन। तो जब मैंने इस प्रोटॉन को बाहर निकाला, तो ये प्रोटॉन बाहर निकला और अपने साथ एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी लेके निकलेगा। प्रोटॉन हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन भी लेके निकलेगा ना, जो एनर्जी वाले होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन, इनको प्रोटॉन भी कहते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन या ये प्रोटॉन बाहर निकालूंगा और इनके साथ ये एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी साथ होंगे, तो इनके ऊपर एक को एंजाइम की नजर होगी जिसका नाम क्या है? NAD, निकोटिनोमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक को एंजाइम है जो मोस्टली इस डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम के साथ काम करता है। ठीक है, को एंजाइम कहा उन्हें जाता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन्हें कहा जाता है जो कि एंजाइम के साथ काम करें, उन्हें को एंजाइम कहा जाता है। तो ये NAD आपका को एंजाइम है, जो कि मैं चैप्टर नंबर 2 एंजाइम में डिटेल में आप लोगों को समझा चुका हूँ। खैर, तो ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल की मैंने करवाई डीहाइड्रोजिनेशन। यहां से मैंने हाइड्रोजन निकाले, प्रोटॉन निकाले, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन अपने साथ लिए और उन इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत सारी एनर्जी थी। जैसे मैंने ये प्रोटॉन और ये एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकाले, इनके ऊपर इनको एंजाइम की नजर थी NAD की। तो यहाँ पे आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मैंने 2 NAD क्यों बुलाए हैं? एक बुलाता ना, 2 इसलिए बुलाएं क्योंकि हमने क्या कहा था कि हम जो भी चीज करेंगे 2-2, क्योंकि हम ऊपर से मॉलिक्यूल कितने लेके आ रहे हैं? 2। तो मैं जैसे 2 NAD को बुलाऊंगा, ये इनके साथ इनकी एनर्जी को लेंगे, इन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को लेंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, NAD और H आपस में मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा? NADH+H बन जाएगा। इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। तो यानी कि इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे आपके 6 मॉलिक्यूल ATP के बन गए। यहाँ तक का किस्सा आपको समझ आ गया? अच्छा, जब मैंने यहाँ से प्रोटॉन निकाले थे, ये हाइड्रोजन निकाले थे, तो यहाँ पे पीछे ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जगह खाली हो गई। जाहिर सी बात है, अगर ये मेरे पास 2 कुर्सियां हैं और इस कुर्सी से अगर एक बंदा मैं हटा देता हूँ तो इस कुर्सी पे बिठाने के लिए जगह तो खाली हो जाएगी ना। तो इसी तरह से ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब मैंने हाइड्रोजन बाहर निकाला,
जब मैंने प्रोटॉन बाहर निकाला तो पीछे जगह खाली हो गई। तो मैंने क्या किया कि इससे थोड़ी सी एनर्जी लेके, इन इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी एनर्जी लेके साइटोप्लाज्म से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बुलाया। ये रहे वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि मैंने साइटोप्लाज्म से बुलाए हैं। एक मॉलिक्यूल होता मैं एक बुलाता, लेकिन मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? दो, तो मैं कितने बुला रहा हूँ? दो बुला रहा हूँ। और इन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कार्बन नंबर 1 पे लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट लगा हुआ था ना, तो इसको मैं कहाँ पे लगा दूंगा? कार्बन नंबर 1 पे, जैसा कि आप यहाँ पे नए मॉलिक्यूल के अंदर देख सकते हैं। तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम क्या होगा? 1,3। मैं 1,3 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1 पे भी फॉस्फेट है और 3 पे भी फॉस्फेट है। 3 पे फॉस्फेट ऑलरेडी लगा हुआ था, 1 पे फॉस्फेट मैंने अभी अभी लगाया है। क्यों? क्योंकि पीछे जगह खाली हो गई थी ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जगह को भरा जाए, फिल किया जाए, इन्हीं इलेक्ट्रॉन से थोड़ी एनर्जी लेके साइटोप्लाज्म से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बुला के और उसको इस नए मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर दें। तो नए मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये भी कितने मॉलिक्यूल होंगे? दो, क्योंकि हम ऊपर से ही दो दो लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 पे भी फॉस्फेट लग चुका है और रेड लाइन है, मतलब कि इसके अंदर भी क्या होगी? एनर्जी होगी। तो ये जो था ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन था, बच्चों को समझ नहीं आता कि सर ये प्रोटॉन कैसे निकले, इलेक्ट्रॉन कैसे निकले, फिर ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपने क्यों ऐड किए, इनसे जो एनर्जी इनके लिए लगी वो कहाँ से ली, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आया। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की हमने करवाई डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकले, टोटल 4 प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे और वो प्रोटॉन अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉन भी लेके आएंगे जिनके पास एनर्जी होगी। NAD को बुलाएंगे, ये दोनों आपस में मिलके NADH+H के आपको 2 मॉलिक्यूल बना के देंगे जो कि 6 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं। अब ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब आपने प्रोटॉन निकाले तो पीछे जगह खाली हो गई। उस जगह को फिल करने के लिए मैंने साइटोप्लाज्म से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बुलाए 2, क्योंकि मॉलिक्यूल 2 थे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी एनर्जी लेके उनको कार्बन नंबर 1 पे लगा दिया। और इस तरह से जो नया मॉलिक्यूल बना उसका नाम क्या था? 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। बच्चे अमूमन यही सवाल पूछते हैं कि सर ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से है। ठीक है, ये काम, ये रिएक्शन जिस एंजाइम ने करवाया, ये जो डिहाइड्रोजनेशन जिसने करवाई उसका नाम क्या है? डिहाइड्रोजिनेस है। अब इस एंजाइम का नाम आप याद रखें या ना रखें आपकी मर्जी। अच्छा, अब आपने देखा कि इस ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमने इलेक्ट्रॉन निकाले और इस NAD को वो इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो आपको कुछ समझ आया कि ये कौन सा रिएक्शन बनेगा? ये बनेगा बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको स्टार्ट के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट करवाई थी तो समझाया था ना कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और जिसमें रिडक्शन भी हो। जब आपने ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से इलेक्ट्रॉन निकाले तो आपने ऑक्सीडेशन करवाई। वही इलेक्ट्रॉन जब आपने NAD को देके NADH+H बनाया तो आपने रिडक्शन करवाई। तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना, 2 मॉलिक्यूल NADH+H के बनना, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि आपने ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। वही इलेक्ट्रॉन आपने NAD के हवाले किए, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी हुई, रिडक्शन भी हुई, तो लिहाजा इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो नया मॉलिक्यूल आ गया उसका नाम क्या है? 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा और इसमें 2 मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, क्योंकि हम ऊपर से ही 2-2 लेके चल रहे हैं। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, क्यों ना कि ये जो कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें जो एनर्जी लगी हुई है, क्यों ना मैं इस मॉलिक्यूल से, इस सबस्ट्रेट से ये एनर्जी ले लूं और ये एनर्जी में दूं किसको? ADP को, ताकि वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके आपको क्या बना के दें? ATP बना के दें। एक बार दोबारा से, 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट लगा हुआ है इसमें बहुत सारी एनर्जी है ना, मैंने शुरू में रखवाई थी। ये एनर्जी मैं इससे अपनी वापस ले रहा हूँ, ये एनर्जी मैंने इससे वापस ले ली और साइटोप्लाज्म से मैंने क्या किया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बुलाया, 2 बुलाए। क्यों 2 बुलाए? क्योंकि हम ऊपर से मॉलिक्यूल 2 लेके चल रहे हैं। ये देखो बार बार मैं कह रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। और 2 मॉलिक्यूल मैंने ADP के बुलाए। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। कहीं आपको कि ये कहां से आ रहे हैं? साइटोप्लाज्म से। ये ADP साइटोप्लाज्म से आ रहा है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये भी साइटोप्लाज्म से आ रहा है। लेकिन साइटोप्लाज्म में जब ये पड़े हुए होते हैं तो आपका सवाल ये होगा ना कि सर ये दोनों मिल क्यों नहीं पाते? तो इनको मिलने के लिए बेटा एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हम इस कार्बन नंबर 1 के इस फॉस्फेट बॉन्ड में जो रखी हुई है इससे लेंगे।
जैसे मैं इससे ये एनर्जी लूंगा, ये एनर्जी मैं एडीपी और प्लस में इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के हवाले कर दूंगा। इन दोनों को जब एनर्जी मिलेगी, ये दोनों मिलके आपको क्या बना के देंगे, एटीपी बना के दे देंगे। एटीपी के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ऊपर से हम कितने मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। तो कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट लगा था उसकी एनर्जी को आपने क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। वो एनर्जी उठा के आपने एडीपी और प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दे दी और उससे आपका क्या बन गया, एटीपी बन गया। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई ऑक्सीडेशन नहीं करवाई, यहाँ पे कोई लाइट से एनर्जी नहीं आई, कोई ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी नहीं आई, तो ये एटीपी बनी। अब एटीपी बनने को मैं क्या कहूँ, अब मैं इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी नहीं कह सकता, वो मैं तब कहता जब एनर्जी जो है एनर्जी वो ऑक्सीडेशन से आती, मैंने ऑक्सीडेशन तो करवाई नहीं है। मैं इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं कह सकता क्योंकि लाइट से एनर्जी नहीं आई। ये एनर्जी आई है इस सबस्ट्रेट से, ये जो 1,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है ये एक सबस्टेंस से, एक सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट से आई है। तो यहाँ पे जो एटीपी बनी है बेटा, इस एटीपी के बनने को कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ये आपकी बुक में वर्ड यूज हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर लाइट की मदद से बनती है, जैसे फोटोसिंथेसिस में था, तो वो फोटोफॉस्फोरिलेशन थी। अगर ऑक्सीडेशन से बनती, ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन से बनती, तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाती। यहाँ पे ना तो ऑक्सीडेशन से बन रही है, ना तो लाइट की वजह से बन रही है, एक सबस्ट्रेट से बन रही है। तो इसलिए इस टाइप के एटीपी बनने को क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल एटीपी के बने, 2 मॉलिक्यूल। अब तक टोटल 8 मॉलिक्यूल एटीपी के बन चुके हैं, 6 बने हैं इनडायरेक्ट यानी कि NADH+H से, और 2 बने हैं डायरेक्ट। यहाँ तक बात समझ आ गई। 1,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में। अब ये जो 1 वाला फॉस्फेट है उससे हमने एनर्जी ले ली, एडीपी को दे दी और उसने हमें एटीपी बना के दे दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस तरह के एटीपी बनने को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है, क्योंकि जो एनर्जी आ रही है वो इस सबस्ट्रेट से आ रही है। 1,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड सबस्ट्रेट से आ रही है, तो इसलिए ओके। अब जो नया मॉलिक्यूल बना उसका नाम है 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो जब मैं इसको और तोड़ने लगूंगा, क्योंकि हम इसको आखिर तक तोड़ते ही जाएंगे, जितना तोड़ सकेंगे, जितनी एनर्जी, जब मैं इसको तोड़ने लगूंगा तो ये थोड़ा सा अभी अड़ी करेगा ना, थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा और कहेगा मुझे एनर्जी दो। हमने कहा कि भाई बस जो शुरू में आपको 2 मॉलिक्यूल एटीपी के दिए वो आपके लिए बहुत थे, अब और हम खर्च नहीं करेंगे, तो हम इसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे ताकि ये अनस्टेबल बने। देखो ये भी बच्चों के जहन में नहीं होता कि हम 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है ये थोड़ा सा स्टेबल बन जाता है, तो टूटने वाले टाइम पे ये अड़ी करता है, तंग करता है, कहता है मुझे एनर्जी दो, और हम कहते हैं नहीं, आपको हमने जो 2 शुरू में एटीपी दिए वो दिए, उससे ज्यादा हम आपको नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, इस 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हो तो आप उसे स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो, आप उसे वीक भी बना सकते हो, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। तो हमने 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपने 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट क्यों किया, तो आप क्या कहेंगे, उसे अनस्टेबल बनाने के लिए। तो 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को देखें, कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट लगा हुआ है ना, ये एनर्जी वाला, लेकिन 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में देखें जो एनर्जी वाला फॉस्फेट लगा हुआ है कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है। ये काम हमने क्यों करवाया, ये काम हमने इसलिए करवाया ताकि ये अनस्टेबल बन जाए। और ये रिएक्शन जिस एंजाइम ने करवाया उसका नाम क्या है, उसका नाम म्यूटेस है। इस तरह से जो ऊपर वाला रिएक्शन करवाया था इसका नाम था फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस। ये एंजाइम आप याद रखें ना रखें आपकी मर्जी, मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया। अब हमारे पास आ गया 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अब इस 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के साथ हम क्या करेंगे, यहां से हम एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। ये देखो ये निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये पानी का मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाल दिया। जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम क्या होगा, फास्फोइनोल पायरवेट। क्लियर। 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के साथ, इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ हमने क्या किया कि यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। अगर एक होता तो मैं एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालता, लेकिन 2 हैं तो कितने पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, 2 निकलेंगे। और हम कहते हैं ना कि रेस्पिरेशन में जब बाय प्रोडक्ट वाटर निकलता है, तो देखो वाटर निकला कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, थोड़ा सा इंतजार करो, वो भी आगे आपको दिखा देंगे। तो 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से हम पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल निकालेंगे,
और उसको कन्वर्ट कर देंगे फास्फोइनोल पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन का है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे। फास्फेट अपनी जगह पे अभी तक क्या है, मौजूद है। ये काम जिस एंजाइम ने करवाया उसका नाम क्या है, एनोलेस। 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड से जब आपने पानी का मॉलिक्यूल निकाला और उससे आपने फास्फोइनोल पायरुवेट बनाया, इस प्रोसेस को कहा जाता है एनोलेशन, ENOLATION, एनोलेशन। तो अगर मैं कहूं कि एनोलेशन ऑफ 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इससे पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और फास्फोइनोल पायरुवेट बनता है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये वर्ड भी आपकी बुक में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अभी भी आप देख रहे हैं कि फास्फोइनोल पायरुवेट के जो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद हैं, इनमें अभी भी एक फॉस्फेट मौजूद है और उसके अंदर एनर्जी भी मौजूद है। क्यों ना हम ये एनर्जी ले लें इससे, ये अपना फॉस्फेट हमने जो इसके पास रखवाया था एनर्जी वाला वो ले लें, क्यों ना हम इससे एटीपी बना लें। तो हम क्या करेंगे, ये जो एनर्जी वाला फॉस्फेट है ये इससे ले लेंगे, ये देखो ये एनर्जी हमने ले ली, और साइटोप्लाज्म से हम एडीपी को बुलाएंगे और इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम 2 मॉलिक्यूल एटीपी के और बना लेंगे। अब 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिए हैं क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे पास 2 हैं, 2 एडीपी लिए हैं क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे पास 2 हैं, 2 एटीपी बनाए क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे पास 2 हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, एटीपी बनाई है, और यहाँ पे भी जो एटीपी बनी है आप देखो मैंने कोई ऑक्सीडेशन नहीं करवाई, मैंने कोई लाइट से एनर्जी नहीं ली, मैंने एनर्जी किससे ली है, सबस्ट्रेट से ली है। क्या नाम है उस सबस्ट्रेट का, फास्फोइनोल पायरुवेट, इससे मैंने एनर्जी ली है ना। तो यहाँ पे भी जो एटीपी बन रही है उसका नाम भी क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो यानी कि ये जो 2 जगहों पे जो एटीपी बनी है इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। फास्फोइनोल पायरुवेट से जब आपने ये फॉस्फेट ले लिया एनर्जी वाला और एडीपी के हवाले करके आपने इससे जब एटीपी बना ली, तो अगला जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का, इसके भी कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। कहीं पे आपको फॉस्फेट नजर आ रहा है, सारे फॉस्फेट हम ले चुके हैं एनर्जी वाले। तो हमने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस की जो लास्ट प्रोडक्ट होती है वो पायरुविक एसिड होती है, उसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसा है या नहीं है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। हमने कहा था ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। हमने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रोसेस के अंदर टोटल 4 डायरेक्ट एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। मैं मार्कर चेंज करूं ताकि आपको समझा सकूं। तो आप मुझे बताओ कि 2 मॉलिक्यूल ये बने हैं, 2 मॉलिक्यूल ये बने, तो टोटल 4 एटीपी के मॉलिक्यूल डायरेक्ट बने हैं या नहीं बने, आप मुझे जवाब दो। हमने कहा था कि 2 क्या बनेंगे, NADH के मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 2 NADH के मॉलिक्यूल बने या नहीं बने। एक NADH का मॉलिक्यूल 3 एटीपी के बराबर एनर्जी देता है, तो 2 3 6, तो टोटल 6 एटीपी इनडायरेक्ट बने या नहीं बने। 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो टोटल आपके 10 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिला के। अब आपने पीछे खर्च कितने किए हैं इस रिएक्शन के अंदर, आप कितने, 2 खर्च करके आए हो, 10 में से 2 निकालो, बाकी पीछे कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। तो जब मैं आपसे पूछूं, अब सवाल देखो मैं आपसे कैसे कैसे पूछ सकता हूं, कि जब मैं आपसे पूछूं कि ग्लाइकोलाइसिस में आप एनर्जी इन्वेस्ट कितने करते हो, तो आपका जवाब क्या होगा, 2। अगर मैं कहूं कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल डायरेक्ट एटीपी कितने बनते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 4। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल इनडायरेक्ट एटीपी कितने बनते हैं, तो आप कहोगे 6। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल NADH+H कितने बनते हैं, तो आप कहोगे 2। अगर मैं कहूं कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एटीपी कितने बनते हैं टोटल, तो आप मुझसे कहोगे 10। अगर मैं कहूं कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एटीपी कितने बनते हैं, तो आप मुझे क्या कहोगे, 8। क्योंकि टोटल बने तो 10 हैं, आपने 2 शुरू में खर्च किए थे ना, तो आप 10 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस, तो पीछे कितने बच जाएंगे, 8। तो टोटल नेट जो एटीपी हमारे पास बनते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में, वो कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। यहाँ तक का किस्सा आप लोगों को समझ आ गया। ये आपका पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस था। और ये जो फेज शुरू हुआ था ना ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फेज। ये आपने याद रखना, जैसे पिछला एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज था या प्रिपरेटरी फेज था, ये जो आपका पूरा का पूरा फेज है ये ऑक्सीडेटिव फेज कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की हमने ऑक्सीडेशन करवाई थी, इसको हमने रिडॉक्स रिएक्शन में डाला था। क्लियर हो गया। अब मैंने जो पॉइंट नोट के अंदर बात छोड़ी थी, मैंने कहा था कि 10 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के यूटिलाइज हो जाते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। देखो अब आपको बात भी समझ आ रही है ना। तो टोटल 8 नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो टोटल नेट अगर मैं पूछूं तो आप मुझे क्या कहोगे कि सर 8 एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। नेट टोटल 10 होते हैं लेकिन नेट कितने होते हैं, 8 होते हैं।
बाकी हमारे पास पीछे कितने बचे, अगर 40 का कॉन्सेप्ट है तो पीछे 30 बचे, है ना। अगर 38 का कॉन्सेप्ट है तो पीछे कितने बचे, 28 बचे। अगर 26 का कॉन्सेप्ट है, 36 का है तो पीछे कितने बचे, 26। अब ये आपके कहाँ बनेंगे, आपके पायरुवेट एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट में बनेंगे, कुछ क्रेब साइकिल में बनेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ तक किस्सा समझ आ गया। अब आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, हर रिएक्शन को समझें। नाम बेशक आप याद ना रखें, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट का जो है बेटा वो पता होना चाहिए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इस टॉपिक से हवाले से आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, थंबनेल दीजिएगा या कुछ ना कुछ लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।